नमस्कार, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज मेरा विशेष टॉपिक होगा एलटी एग्जाम 2024 का अंतिम टारगेट 5 की 5 पेडागोजी की यूनिट का एक संपूर्ण निचोड़। और जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं 5 की 5 पेडागोजी की यूनिट्स को, और उनका एक संपूर्ण निचोड़ वीडियो लाकर मैं आपको मतलब जो आपका टाइम है उसको बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और पिछले 2 ढाई 3 दिनों से मैं इसे तैयार कर रहा था और पूरा वीडियो आधे घंटे में आपके सामने रख देता हूं। और आज है 15 अगस्त 2024, संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में मैं और मेरा संस्थान देवभूमि आईएएस अकेडमी आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और यह उम्मीद करता है कि यह साल आपके लिए शुभ हो और आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए और आपकी जो कामना है, जिस उद्देश्य से आप लगे हो, इसमें आप सफल हो जाए। चलिए शुरुआत करता हूं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आपको देखिए, ये पेडागोजी की यूनिट, जो लोग अब तक पेडागोजी में बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पाए हैं उन सबको समर्पित करता हूं ये वीडियो। और बहुत मात्र 40 क्वेश्चंस में उत्तराखंड की संपूर्ण पेडागोजी पर बेस ये वीडियो है। पहला क्वेश्चन है इसका, स्विस मनोवैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पियाजे, आपको पता है पियाजे नाम बहुत बड़ा है, के ने मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक विकास, एक एक लाइन इंपोर्टेंट है इस वीडियो की, आप मैं बता रहा हूं आपको, मानसिक और बौद्धिक विकास को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही पियाजे ने दिया है। किसको मिलाकर? मानसिक और बौद्धिक विकास को मिलाकर के विकास के रूप में स्पष्ट कर कितने भागों में विभाजित किया है। मतलब पहला प्रश्न तो यह है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक विकास को संज्ञानात्मक विकास के रूप में स्पष्ट किया है? तो पियाजे ने। पियाजे कहाँ के हैं? तो स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। और उन्होंने कितने भागों में बांटा है फिर इसको? तो इसका आंसर है 4 भागों में। ठीक है, 4 के 4 भाग मैंने यहां पर डिटेल भी कर रखा है। संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं इसको फर्स्ट को, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, और चौथा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ये था पहला क्वेश्चन आपका। चलिए इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते रहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे। ऑप्शन आपको 5, 7, 8 ऑप्शन तक भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण यूनिट को कवर करने का प्रयास किया गया है। इसी टाइप का एक पेपर हमने सेट कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कौन सी मूलभूत प्रवृत्ति सर्वाधिक क्रियाशील होती है और बच्चों का मानसिक विकास किस गति से होता है? यानी 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। बाल्यावस्था में कौन सी मूलभूत प्रवृत्ति सर्वाधिक क्रियाशील होती है, एक प्रश्न ये है। दूसरा है कि बच्चों का मानसिक विकास किस गति से होता है? तो इसमें ऑप्शन है, देखो 2 ऑप्शन के आंसर होंगे। जिज्ञासा तीव्र गति, दूसरा है जिज्ञासा मंद गति, तीसरा है सामूहिकता मंद गति, चौथा है रचनात्मकता तीव्र गति। आपको सटीक उत्तर देना है कि बाल्यावस्था में कौन सी मूलभूत प्रवृत्ति सर्वाधिक क्रियाशील होती है। तो बाल्यावस्था की जो उम्र होती है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी यानी सर्वाधिक क्रियाशीलता किस चीज की होती है? जिज्ञासा की, सामूहिकता की, रचनात्मकता की। तो इसका आंसर है सामूहिकता। ठीक है। और बच्चों का मानसिक विकास किस गति से होता है? तो मंद गति से। इंपोर्टेंट प्रश्न था। 2 क्वेश्चन एक साथ चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूं, फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा। तो इनमें से कौन गलत है बताना आपको। गलत कथन है, मतलब गलत मैच है। वैसे अधिगम से क्वेश्चन है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी जिसे हम कहते हैं, स्टिमुलस थ्योरी, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। थॉर्नडाइक का बिल्कुल सही है। कौन गलत है पूछना है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या अनुबंधित सहज क्रिया सिद्धांत, पावलोव का, कभी इनके नाम भी पूछता है तो। तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत या पुनर्बलन, इसे ही पुनर्बलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, रीइंफोर्समेंट। यह है स्किनर का। सही है तीनों अभी तक। शूज का सिद्धांत या पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा शूज के सिद्धांत को। यह है कोहलर का। अभी तक के चारों सही हैं। और नेक्स्ट आ रहा है अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत, वुडवर्थ का, और सबलीकरण का सिद्धांत, हल का। ये बिल्कुल सही है लास्ट वाला, सबलीकरण का सिद्धांत, हल का। ठीक है। तो इसमें जो आंसर गलत है वो ये वाला अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत। अधिगम से संबंधित जो प्रतिस्थापन सिद्धांत है वुडवर्थ का नहीं है। ठीक है। लूथरी का है मेरे ख्याल से। लूथरी बहुत एग्जैक्ट, लूथरी या लूथरे। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इनमें से कौन गलत है? तो ई गलत था। अधिगम प्रतिस्थापन सिद्धांत लूथरी का है, न कि वुडवर्थ का। 3 क्वेश्चन अब तक आपके पास आ चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गलत है। मैंने कहा ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे यूनिट्स को एक साथ कवर करने का प्रयास हुआ है। जैसे बुद्धि का बहुत बड़ा सा टॉपिक है जो आपके पास अभी दिख रहा होगा, और इसमें कोशिश है कि सारे स्टेटमेंट एक साथ कवर करने का प्रयास किया जाए। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इनमें से कौन गलत है, मतलब स्टेटमेंट कौन गलत है। वुडवर्थ, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बिल्कुल सही। वुडवर्थ का स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया होगा। बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सही है स्टेटमेंट। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, सही है। थॉर्नडाइक, बुद्धि सीखने की योग्यता है, इस पर डाउट है अभी। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, सही है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, बिल्कुल सही है बिने का स्टेटमेंट। और नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, टर्मन का भी है, वैसे रॉस का भी है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट, यानी इनमें से कौन गलत है, तो इसका आंसर थॉर्नडाइक गलत है, ठीक है। बकिंघम का स्टेटमेंट है बुद्धि सीखने की योग्यता है, इसका होगा अगर आ जाए तो बकिंघम का, ठीक है। ये आपने सब पढ़ लिए होंगे, एक बार फिर से रिवीजन चल रहा है। मैंने कहा था ये वीडियो सुपर वीडियो है जिसमें सारे यूनिट्स को एक साथ कवर किया गया और बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, तो ये हमें गलत लगा और इसका आंसर हमें बकिंघम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, इनमें से कौन अमूर्त बुद्धि या सूक्ष्म बुद्धि में शामिल नहीं है, पूछा। हाँ देखिएगा, मूर्त अमूर्त, तो अमूर्त कह रहा है यहाँ पर, अमूर्त यानी सूक्ष्म बुद्धि में शामिल नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले कौन होते हैं, दार्शनिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, चित्रकार, वकील और कलाकार होते हैं, और डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता। डॉक्टर तो ठीक है लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होते, ये सामाजिक बुद्धि वाले होंगे। मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, तो सामाजिक बुद्धि की बात, सामाजिक कार्यकर्ता, तो इसका मतलब इसका आंसर ये है। इनमें से कौन अमूर्त बुद्धि में शामिल नहीं है, तो ये नहीं होगा, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन है, इनमें कौन बुद्धि के सिद्धांत में सही नहीं है। बहुत बड़ा सा टॉपिक यहाँ पर दिख रहा होगा, 7 इसके एस्पेक्ट हैं, कोई ऑप्शन को 4-5 में नहीं रखा हमने ताकि हम पूरी यूनिट को कवर कर सकें, इस टाइप का बना रखा है आपके लिए, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसे देखना है। इनमें से कौन बुद्धि के सिद्धांत में सही नहीं है, पूछ रहा है। एक खंड, एक तत्व, एक कारकी या सत्तात्मक सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने और स्टर्न और टर्मन, इन सबके हैं सही है बिल्कुल। 2 तत्व द्विकारक, 2 खंड या द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का। 3 खंड सिद्धांत, 3 तत्व सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन नहीं, ये स्पीयरमैन का स्टेटमेंट नहीं, मतलब नहीं है सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है। गिलफोर्ड का होना चाहिए, गिलफोर्ड होना, यहां पर आंसर होना चाहिए गिलफोर्ड, ठीक है। आपने भी पढ़ी लिया होगा काफी हद तक, आप भी से गिलफोर्ड। हाँ अच्छा, बहुकारकी सिद्धांत, बहुखंड, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट है समूह कारकी सिद्धांत, लुईस थ्रस्टन का। त्रिआयामी, त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का। तो ये कहीं न कहीं इस टाइप का था, 3 खंड सिद्धांत। तो तरल बुद्धि नेक्स्ट है, तरल बुद्धि सिद्धांत, ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये है, कैटल तथा हॉर्न के सिद्धांत, ये सब सही है। इसमें से क्या गलत था, तो ये 3 खंड सिद्धांत ये गिलफोर्ड का होगा, न कि स्पीयरमैन का, ठीक है। तो सब क्लियर हो गया होगा, एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, त्रिआयामी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि सिद्धांत, सब कौन किसके मैच कर रहे हैं। चलिए, बुद्धि से टॉपिक था, यानी आपकी यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपको लग रहा है मैंने यूनिट ये वाली तैयार नहीं करके, यूनिट 4 में कुछ था नहीं, मतलब यूनिट 4 में एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रखा, पूरी यूनिट को कवर कर जाएगा वो क्वेश्चन, और यूनिट 5 बहुत महत्वपूर्ण थी और वो भी इसमें कवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है, फिर से यूनिट 2 को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, पूछा। हाँ, अभिप्रेरणा को आवश्यकता और अभिवृत्ति है, रुचि और संवेगात्मक रुचि है, बिल्कुल ये भी सही होगा। आकांक्षा भी है, आकांक्षा अध्यापक की अभिप्रेरक भूमिका। पुरस्कार और दंड, पुरस्कार तो चल जाएगा लेकिन दंड नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो क्या है, इनमें से कौन अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ये नहीं है, पुरस्कार और दंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा फिर से ये करंट का टॉपिक है, यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट की स्थापना और वास्तविक शुरुआत पूछ रहा है, दोनों डेटें चाहिए हमें यहाँ पर। फिट इंडिया मूवमेंट की स्थापना और वास्तविक शुरुआत, तो वैसे इसकी वास्तविक शुरुआत अभी 2019 से हो रखी है, तो 2019 अगर यहाँ पर आता है तो इसके हिसाब से या तो 2001 वाला होगा, तो ये तो गया 2015 नहीं हो सकता, अब 2023 भी नहीं होगा, इसके हिसाब से इन दोनों में आंसर है। अब
तो इसका आंसर होगा ए। फिट इंडिया मूवमेंट की स्थापना 1993 में हुई थी और वास्तविक शुरुआत अभी 2019 में इसकी कर रखी है। ठीक है, तो ये है मोदी जी की एक नई योजना फिट इंडिया मूवमेंट, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये। तो इसकी शुरुआत दोनों डेटें पूछी थी हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। इनमें से कौन गलत है? ठीक है, गलत बताना है। सीसीई के बारे में क्वेश्चन शायद सीसीई, इससे क्वेश्चन आप रहे हैं यहाँ पर। सीसीई अलग से टॉपिक है, पता ही आपको। कौन गलत है पूछा है। एनईपी 1986 के अंतर्गत सीसीई को लागू करने पर बल दिया गया था, बिल्कुल सही है। मतलब 1986 की शिक्षा नीति के तहत एनईपी के 1986 के तहत सीसीई को लागू करने की बात कही गई थी, सही है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ने पर बल दिया गया था, सही है। मतलब एनसीएफ 2005 के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली यानी सीसीई को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ने की बात कही गई थी, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 29(1) में सीसीई को लागू करने की बात कही गई थी, ये भी सही है। मतलब आरटीई में इसे बात कही गई थी लागू करने की। और एग्जैक्ट 29(1) सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9 के अंतर्गत सन 2009 में सीसीई लागू किया गया। अभी तक कोई गलती नहीं लग रही हमें यहाँ पर, चारों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संपूर्ण देश में सीसीई को 1 अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है। अब आपने सीसीई के बारे में पढ़ लिया होगा तो ये गलत है। सीबीएसई द्वारा कक्षा 1 से 10 तक सीसीई प्रणाली ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, बिल्कुल सही है। और लास्ट है, सीसीई से संबंधित विशेष कार्यक्रम SIQE चलाता है, ये भी सही है बिल्कुल। तो 7 ऑप्शनों में एक गलत लगा, जो है 5वां। ठीक है, ये इसका गलत है। इनमें से कौन गलत है पूछा था सीसीई के बारे में, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 अप्रैल 2009, 19 नहीं 9 होना चाहिए। तो ये 1 अप्रैल 2009 में पहले लागू हुआ था, बाद में इसके बाद जो प्रोसेस हुई इसके बाद हुई थी, तो इसको हमने 1 अप्रैल 2019 हटा दिया, ये 1 अप्रैल 2009 कर दिया, तो तब 7 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था, बड़ा सा सीसी का पूरा डिटेल था ये, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010 यानी यूनिट 5 से क्वेश्चन है। पता ही आपको नया टॉपिक है तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों में क्या सही नहीं है? जितने भी उसके प्रमुख प्रावधान है उनमें से क्या सही नहीं है पूछा है। देखिएगा, शिक्षा के पुराने मॉडल 10+2 की समाप्ति तथा 5+3+3+4 मॉडल बिल्कुल सही है, इसे स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, त्रिभाषा फॉर्मूला की स्वीकारोक्ति हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा को प्रोत्साहन, सही है। रटने के बजाय वैचारिक समझ और परिणामों में सुधार पर बल, ये भी सही है। ड्रॉप आउट को कम करना तथा बहुभाषावाद को, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुभाषावाद, ड्रॉप आउट से तो चलो कहीं जगह और भी कहा गया है। और समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही, ये बिल्कुल सही है। अभी तक के चारों पॉइंट सही है। क्या गलत है देखते हैं। नेक्स्ट, 4 के 4 पॉइंट गलत है, वैसे इसमें पॉइंट नहीं डले हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की शुरुआत जो बहुआयामी रिपोर्ट संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र में शिक्षार्थी की प्रगति दर्शाती, बहुत बड़ी विशेषता इसकी है। 5वां पॉइंट भी बिल्कुल सही है। शिक्षा के क्षेत्र में देश की जीडीपी के 6% तक निवेश का लक्ष्य वर्तमान में 3% था और अब 6% कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। अभी तक के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 360 डिग्री, हाँ, समग्र प्रगति कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी के 6% तक, ये तो बहुत पहले कह दिया गया था लेकिन इस बार भी इसे कहा गया है। और छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु परख कार्यक्रम नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग, ये भी बिल्कुल सही है। अब तक के 6-7 स्टेटमेंट सब सही है। और लास्ट चल रहा है, कक्षा 9 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन तथा इंटर्नशिप की व्यवस्था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा, अगर जिसने पूरी तरह इसको समझा है, पढ़ा है, उसको एक ये पॉइंट दिख गया होगा कि इसमें गलती है। यहाँ पर कक्षा 9 नहीं होना चाहिए था, कक्षा 6 होना चाहिए था। कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगा वोकेशनल एजुकेशन की बात और इंटर्नशिप की बात। तो यहाँ पर कक्षा 9 नहीं बल्कि कक्षा 6 होना चाहिए था, तब ये 7 स्टेटमेंट सही हो जाते। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर, ये इसमें 7 पॉइंट थे, सबके सब सही थे। लास्ट में यहाँ पर केवल कक्षा 6 करना था और सब सही हो जाता। मैंने कहा ना, जिसका रिवीजन नहीं हो पाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, उसके 7 एस्पेक्ट तो यहीं पर मिल गए। एक क्वेश्चन और आएगा तो 7 और मिल जाएंगे, तो पूरा हो जाएगा एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये पकड़ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें यहाँ पर, इनमें से कौन मानकीकृत परीक्षण, ये भी आपका टॉपिक है, का उदाहरण नहीं है पूछा। मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण
मानकीकृत और शैक्षिक कुछ इस टाइप से था। बोर्ड एग्जाम सही है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम इनकी तैयारी करते हैं तो एक मानकीकृत परीक्षण होता है। डेली टेस्ट ये नहीं होगा इसका आंसर, डेली टेस्ट, ठीक है, ये मानकीकृत परीक्षण का आधार नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये किसी टीचर विशेष या किसी संस्थान विशेष के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम यानी संपूर्ण राज्य में, देश में एक साथ कराए जाते हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है, इसलिए उन्हें मानकीकृत कहते हैं। तो डेली टेस्ट को नहीं कह सकते हो आप, तो इसका आंसर था डेली टेस्ट। परीक्षण का उदाहरण नहीं है पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन में निर्देशन से, निर्देशन और परामर्श आपका टॉपिक है, किस यूनिट में आपको सब ध्यान होगा। इनमें से निर्देशन के प्रकारों में गलत है पूछा है। विलियम मार्टिन ने निर्देशन के, विलियम मार्टिन प्रोटेक्टर ने निर्देशन के 6 भाग बता रखे, सही है। जॉन एम ब्रीवर ने 10 भाग, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। पेटरसन 5 भाग, ये भी सही है। कूफ एंड कॉवे कैफेयर 7 भाग, तो ये गलत है, ये भी 5 भाग होना चाहिए था, ये है ना, निर्देशन के प्रकारों में। तो यहां पर 6 भाग इन्होंने बता रखे हैं, ब्रीवर ने 10 भाग बताए, पेटरसन ने 5, तो यहां भी 5 ही था, यहां पर 7 आ गया गलती से, तो ये इसका गलत है। कौन गलत है, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये भी 5 ही होगा, तो इसका बाद 6, 10, 5 और 5। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन केस स्टडी की विधियों में शामिल नहीं है। केस स्टडी आपका एक अलग से टॉपिक है, और इस बार बहुत सारे नए टॉपिक जुड़े हैं जो लोग नहीं पढ़ पाए, या पढ़ ही लिया होगा लगभग, नहीं पढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, तो छूट गया या बाई चांस क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आ रहा है, कुछ जो छूटा हुआ पार्ट है। तो कौन केस स्टडी की विधियों में शामिल नहीं है। साक्षात्कार विधि बिल्कुल होती है केस स्टडी में, अनुसूची विधि ये भी होती है, निरीक्षण भी विधि होती है, तत्परता विधि नहीं होती है, ये गलत है, इसकी विधि नहीं है तत्परता विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हम अब फिलहाल, इनमें से कौन सही नहीं है पूछा आपसे, ठीक है। अधिकतर चूंकि कथन और कारण है, इसके माध्यम से हम पूरा पेडागोजी का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण गिलफोर्ड, मैरीफील्ड, वाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण सही है ये। अशाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण बाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण सही है। शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों सृजनात्मक परीक्षण टॉरेंस और पासी का सृजनात्मक परीक्षण, इनमें से कौन सही नहीं है पूछा है। मतलब सभी सही लग रहे हैं अभी तो, लास्ट में उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल ये तीनों सही थे, बस इसको आपको ऐसे याद रखना है बस, ठीक है। मैंने कहा था ना एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों बिल्कुल सही है। शाब्दिक सृजनात्मक, अशाब्दिक सृजनात्मक, शाब्दिक अशाब्दिक सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट यहां पर हैं, जितने भी स्टेटमेंट है सबको समेटा गया है, कौन सही नहीं है बताना आपने स्टेटमेंट में, है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टेटमेंट वैसे अपने आप में, लेकिन फिर भी आपको कुछ यहां पर देखने के बाद अच्छा लगेगा। सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, क्या कितने स्टेटमेंट पहले देख लेता हूं कितने, मैंने कहा 7-8, यहां पर 7 क्वेश्चन एक साथ फिर आएंगे आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको ऐसे। अब आपको बहुत सिंसियरली इसे देखना है कौन सही नहीं है, मतलब एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है, स्टेटमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति गलत हैं। मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ अन्य बना सकता हूं, वॉटसन बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने इसकी व्याख्या जरूर कर रखी, लेकिन आदर्श काल नहीं कर रखा इसको। शिशु कल्पनाओं, इस पर थोड़ा सा डाउट है अभी फिलहाल। शिशु कल्पनाओं का नायक तथा कल्पनाओं का शक्तिपुंज है, जे.एस. रॉस का स्टेटमेंट सही है। शिशु कोरे कागज, ये कोरा कागज के समान है, उस पर लिखने का कार्य अनुभव द्वारा होता है, जॉन लॉक का स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है जॉन लॉक का। बाल्यावस्था हृदय परिपक्वता का काल है, जे.एस. रॉस का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, स्टेनले हॉल का स्टेटमेंट। और किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह है किलपैट्रिक का स्टेटमेंट, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट सही थे। स्टेटमेंट नंबर 2 में हमें डाउट था, ये शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगर ये थॉर्नडाइक ने नहीं कहा तो किसने कहा होगा, आपको सोचना होगा जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है, वॉलेंटाइन का, ठीक है, ये वॉलेंटाइन का स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो गया, इसमें से दूसरा गलत था और सब सही थे। तो 7 अच्छे, यानी 7 के 7 क्वेश्चन और मिल गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन यथार्थवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है। यथार्थवाद की विशेषता नहीं है कह रहा है, नहीं है, ठीक है। भौतिकवाद पर बल देता है, अंतिम वास्तविकता भौतिक मानता है, यथार्थवाद सही है, बिल्कुल सही है, भौतिकवाद पर बल देता है। प्रत्यक्ष और प्रमाण पर बल देता है, जब भौतिकवाद है तो प्रत्यक्ष और प्रमाण पर बल देगा ही देगा।
शिक्षा का आधार वैज्ञानिक मानता है, ये भी सही है, जब प्रत्यक्ष और प्रमाण है तो वैज्ञानिक है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सत्य है, ज्ञानेंद्र के परीक्षण पर बल देता है, और व्यवहारिक ज्ञान, ये भी सही लग रहा है। तो इसका गलत स्टेटमेंट ये होगा, क्या है, इनमें से कौन यथार्थवाद की विशेषता नहीं है पूछा है, तो ये आध्यात्मवाद की बात करता है, तो आध्यात्मवाद की बात करता है आदर्शवाद, ये आदर्शवादियों का स्टेटमेंट है, इसकी बात है आदर्शवाद। तो इसका आंसर जो भी होगा वो ये होगा, ये है, ये आदर्शवाद की बात करता है, यथार्थवाद की विशेषता नहीं है पूछा है, और सब यथार्थवाद की विशेषताएं, ये किसकी विशेषता, आदर्शवाद की। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 में। अच्छा, और भी है यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान पर, ज्ञानेंद्रियों के परीक्षण पर बल और व्यवहारिक ज्ञान पर बल, पुस्तकी ज्ञान का विरोध और वैज्ञानिक विषयों का महत्व, से आंसर मिल गया था। आदर्शवाद के विपरीत वास्तविक रूप, ठीक है, वही हमारा आंसर था। तो बहुत सारे स्टेटमेंट एक साथ फिर से इसमें कवर थे। वैसे एक बार जिसको पूरा सही, एक बार इस ऐसे देख लीजिएगा, यथार्थवाद की विशेषताएं नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा था यथार्थवाद में, तो भौतिकवाद पर बल सही था, प्रत्यक्ष प्रमाण पर बल, शिक्षा का वैज्ञानिक आधार, ये हमने गलत माना है, और वैज्ञानिक की परीक्षा पर बल और व्यवहारिक ज्ञान पर बल, पुस्तकी ज्ञान का विरोध और वैज्ञानिक विषयों का महत्व, आदर्शवाद के विपरीत वास्तविक रूप ही सत्य है, ये सब सही है। तो एक गलत आया था आध्यात्म, ये हमने पकड़ लिया कि आध्यात्म का मतलब है आध्यात्म यानी ईश्वर, या फिर आदर्श और औपचारिकता, नैतिकता, ये सब किसके हैं, आदर्शवादियों के विचार हैं। तो ये आदर्शवाद का स्टेटमेंट, ठीक है। फिर से बहुत सारे स्टेटमेंट एक साथ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है, फिर से है, ये आया आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में जो भी कह भी रहा था कि यूनिट नंबर 4 बहुत छोटी है, जिसमें SC ST आयोग, महिला शिक्षा वगैरह इनके बारे में कुछ कह रखा है, तो इसको यूनिट को मैंने वैसे एक महत्वपूर्ण यूनिट बना दी थी क्वेश्चन के मतलब फॉर्म में, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रश्न दिख रहे हैं यूनिट नंबर 4 के, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं है पूछा है, कौन सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। पिछड़े वर्ग से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 304 सही है, आपको गलत बताना है। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था, बिल्कुल काका साहब कालेलकर। 11 सदस्यीय प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, ये भी सही है। बीपी मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1989 मोरारजी देसाई ने किया था, इसमें थोड़ा सा गलती लग रही है क्वेश्चन नंबर में। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, इंपोर्टेंट प्रश्न भी होगा आपके लिए। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 342 को जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है, सारे स्टेटमेंट सही थे। यहाँ पर गड़बड़ थी मोरारजी देसाई, यहाँ पर क्या गड़बड़ है जरा सा चेक करते हैं, देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फिर से, जिनका छूट रहा है, बहुत आराम से आपको सारे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अपनी बात को सही करना है। तो इसमें जो हमें लग रहा था, ये बीपी मंडल आयोग का गठन 1 जनवरी 1989, ये डेट गलत दिख रही है यहाँ पर, कहा मोरारजी देसाई सही है इसका, ठीक है। तो इसका होना चाहिए 1979, क्योंकि बीपी मंडल आयोग तो 1979 में बना था, तो इसका बी गलत था, ये वाला चौथा नंबर गलत था, बीपी मंडल आयोग। 1 जनवरी सही है, 1989 गलत हो गया, 79, ठीक है। इसमें भी 6-7 स्टेटमेंट आपके थे, वो 7 क्वेश्चन एक साथ मिले। अब आप चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सा ये टॉपिक है, तो आपने आराम से इसे देखना है। फिर चले हम अपने यूनिट के पास, बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन कवर करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने इसे कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पर जो कि बहुत सारे वीडियोज मैंने रखे थे, उनसे संबंधित प्रश्न हैं। अच्छा, ये चल रहा था पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं अब। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ संविधान का दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में गठित 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित नहीं है। मतलब आपको पता है 2 सितंबर 1946 को भारत में पहली अंतरिम सरकार बनी थी, और उसमें 15 सदस्य अंतरिम सरकार में थे, जिसमें मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं थी। और 26 अक्टूबर 1945-46 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, तो 5 सदस्य उसके शामिल कर देंगे। इनमें से ये पूछा हमने कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जैसे वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय था, उनके पास सूचना प्रसारण भी था। बलदेव आर्य रक्षा मंत्रालय सही है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य शिक्षा मंत्री, हाँ, पहला अंतरिम मंत्रिमंडल है। और राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य, ये सही है। जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली खान वित्त मंत्री, ये थे मुस्लिम लीग के। भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री।
क्या गलत है पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर यही है वैसे, भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे तो सही, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे वो। यहां पर बीपी मंडल थे, बीपी मंडल मुस्लिम लीग के, तो यहां पर पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि बीपी मंडल होंगे, है ना। सॉरी, बीपी मंडल नहीं आना चाहिए था, मतलब भीमराव अंबेडकर के बदले यहां पर मंडल, मुझे बीपी मंडल करके मंडल आयोग का ध्यान रहा था इस वजह से, लेकिन ये मंडल ही है जो भी है, मुझे पूरा याद ध्यान नहीं आ रहा है कि इस मतलब पहले अंतरिम सरकार में जो कानून मंत्री होंगे वो भीमराव अंबेडकर नहीं होंगे बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री होंगे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, यहां पर स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद और पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। तो यहां पर कानून मंत्री गलत है, तो कानून मंत्री मंडल होने चाहिए थे और वो मुस्लिम लीग के थे, यानी वो बंगाली थे, मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2 बार मंडल आ गया, इस वजह से बीपी मंडल और मंडल में कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से क्वेश्चन नंबर 19 फिर से बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। पढ़ लेते हैं एक बार, बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपको पढ़ लिया होगा, ये पहली यूनिट का क्वेश्चन है वैसे भी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे दार्शनिक यहाँ पर थे। द रिपब्लिक, ये पता चल गया होगा आपको किसकी पुस्तक है। द लॉज, द स्टेटमेंट, इयोन, सिंपोजियम, ये प्लेटो की पुस्तक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम ये लोग, और 1962 में, सॉरी 1762 में लिखी द एमिल, 1762 कॉन्फेशंस रूस, ये भी सही है, रूसों की पुस्तक। नेक्स्ट है लंदन गाइड, एन अपील टू एवरी ब्रिटेन, हिंद स्वराज, यहां पर पकड़ सकते हैं आप। सरोदय, अन टू द लास्ट का गुजराती अनुवाद, माई अर्ली लाइफ, स्टोरी ऑफ सत्याग्रही, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, लियो टॉलस्टॉय। गलत है स्टेटमेंट, हिंद स्वराज तो गांधी की है। इसने पूछा क्या है, देखो कौन नहीं है, यही नहीं होगा इसका आंसर वैसे अभी तक जो हमें आया है। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, विवेकानंद, बिल्कुल सही होगा। और द मदर, लाइफ डिवाइन, यहां पर पकड़ लेंगे हम इसे। लेटर्स ऑन योगा, योग समन्वय, सावित्री, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोइट्री, सब कुछ अरविंदो घोष की है, ठीक है। ये हमारे टॉपिक में भी है ही, और वैसे आंसर मिल चुका है हमको। नेक्स्ट है गीतांजलि, चोखेर बाली, कणिका, बनवाणी, टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, ठीक ही हो गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। आनंदी कौवा, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, माँ बाप बनना कठिन है, धर्मात्माओं के चरित्र, शांत पलोमा, दिवा स्वप्न, गीजू भाई बधेगा की, और सब सही थे, बस एक ही गलत था, वो था महात्मा गांधी की रचनाएं। वहां पर लियो टॉलस्टॉय नहीं होना था बल्कि गांधी होना था। और सारी किताबें आप रिवाइज कर सकते हो इस टॉपिक से, मेन कौन किसकी है, ठीक है। मैंने कहा था ना सारा टॉपिक कवर करना है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यानी यूनिट 3, अब यूनिट 3 का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन देख के यूनिट पहचान ले रहे हैं वैसे हम, अब क्योंकि इतना हम लोग कवर कर चुके हैं, आप भी कर रहे होंगे। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक लुम्सडीन के अनुसार कौन शैक्षिक तकनीक का प्रकार है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम हार्डवेयर उपागम, व्यवहार प्रौद्योगिकी कहते हैं इसको, बिल्कुल सही, ये सुना है हमने और पढ़ा भी है। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय सॉफ्टवेयर तकनीकी को कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी तृतीय प्रणाली विश्लेषण को कहते हैं या शिक्षण, बिल्कुल सही है। तो क्या पूछा है, तकनीक का प्रकार है, तो उपरोक्त सभी हैं, तीनों हैं, बिल्कुल ये इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी हैं लुम्सडीन के अनुसार, ठीक है। ध्यान रखना, शैक्षिक तकनीक प्रथम को हार्डवेयर कहते हैं या व्यवहार तकनीकी कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और तकनीकी तृतीय को प्रणाली विश्लेषण, है ना, और शिक्षण प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो तीनों सही हैं, बिल्कुल सही, लुम्सडीन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी में से एक टॉपिक से, यानी यूनिट 3 से फिर एक क्वेश्चन दिख रहा है। हार्डवेयर उपागम कठोर शिल्प उपागम में सही नहीं है बताना है आपने, मतलब ये एक लिस्ट दे रखी है। दृश्य, विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल, तीनों एक साथ, दृश्य, श्रव्य। अब बहुत ध्यान से आपने देखना है कि गलत कहां पर कौन लिखा हुआ है। फिल्म दृश्य है, बिल्कुल देख सकते हो आप। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट देख सकते हो। कंप्यूटर, एपिडायोस्कोप, ठीक है। श्रव्य यानी सुनना, रेडियो सुन सकते हो, टेप रिकॉर्डर सुन सकते हो। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इस पर डाउट हो रहा है क्योंकि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में तो देखना और सुनना दोनों होता है, ये तो यहाँ होना चाहिए था। फिल्म सही है, दृश्य, फिल्म देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, टेलीविजन भी, वीडियो टेप, तो ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यहाँ होना था, ये गड़बड़ हुई है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इसको यहाँ लिखना है बस, और सब सही है। पूछा क्या है, कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ये श्रव्य नहीं बल्कि दृश्य श्रव्य होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था।
ठीक है, पहचान लिया हमने मतलब इसको देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? भाटिया भारतीय है, इस वजह से आपको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण थे या उप परीक्षण होते हैं? तो बताइए क्या आंसर मारो, 3, 5, 7 या 10? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 10 तो नहीं होते, आपको भी पता है, 7 भी नहीं होते हैं, तो इसका मतलब 5। ठीक है, भाटिया बैटरी में कुल 5 परीक्षण उप परीक्षण पूछा है। उप कोमल शिल्प उपागम यानी सॉफ्टवेयर में कौन सही नहीं है? फिर से एक क्वेश्चन आया उसी टाइप का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना सकता है, इस वजह से इस पूरे पार्ट को ऐसे कवर कर रखा है। एक बार देख लेते प्रदर्शन, ग्राफिक्स और त्रिआयामी, तो कौन कहां पर गलत लिखा हुआ है देखना है। इसमें देख लीजिए प्रदर्शन, ग्राफिक्स और त्रिआयामी में यहां पर चौक, आरेख तथा चित्र, बुलेटिन बोर्ड सही है बिल्कुल। प्रदर्शन, ग्राफिक्स ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर पुस्तकें, चार्ट पुस्तकें, ग्राफिक्स। वास्तविक पदार्थ है मॉडल, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड। तो क्या गलत लग रहा है आपको? मुझे ये गलत लग रहा है आपको, फ्लैनल बोर्ड। ये फ्लैनल बोर्ड यहां नहीं बल्कि यहां आना चाहिए था, फ्लैनल बोर्ड। ये प्रदर्शन में है फ्लैनल बोर्ड, तो ये गलती हुई है और सब ठीक है, तो इसको हमने वहां पहुंचा दिया फ्लैनल बोर्ड को प्रदर्शन में, न कि त्रिआयामी में। ठीक है, तो ये यहां पर सही नहीं था और सब ठीक थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की शिक्षण प्रक्रिया का चक्र सर्कल नहीं है? अच्छा, पाठ योजना सर्कुलम करिकुलम जो फॉर्मुलेशन होता है वो उसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो इसको देखना आपने, पहचानना अच्छी तरह से। एक बार देख लेते हैं। टीचिंग 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि फीडबैक 6 मिनट का, पुनः योजना रिकरिकुलम 6 मिनट का, पुनः शिक्षण री टीचिंग 6 मिनट, सब 6 मिनट तो नहीं थी, कुछ बाहर भी था। पुनः प्रतिपुष्टि री फीडबैक 6 मिनट, 6 1 2 3 4 5 5 6 30, 6 मिनट लॉस हो रहा है, तो इसका आंसर होगा कहां पर? ये सही है 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि 6 मिनट सही है, तो पुनः योजना यहां पर गड़बड़ है, तो 6 मिनट कम हो रहे थे वैसे भी, हमने टोटल जब गिना तो यानी 30 आ रहा था, तो इसका पुनः योजना को आप करोगे 12 मिनट, बस अब क्लियर हो जाएगा, तो आप टोटल 36 मिनट आ जाएगा। ये माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन था, आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, कहाँ कहाँ गलतियां पकड़ दी ये बताना करना हमने। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान, ये भी एक टॉपिक है आपका। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों में शामिल नहीं है, पता है, प्रयोगात्मक है, सहभागी है, निदानात्मक भी है, अनुभाविक भी है, चारों हैं, तो ये नहीं है विचारात्मक। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगात्मक, सहभागी, निदानात्मक, अनुभवी, यही है, विचारात्मक नहीं है क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इनमें से कौन फ्लेंडर का सिद्धांत, देखो नया टॉपिक था फ्लेंडर भी, यहाँ पर फ्लेंडर के सिद्धांत के भाग नहीं है पूछा, हाँ ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से देखना है। 3 ही थे वैसे भी फ्लेंडर के सिद्धांत के भाग, शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन या विभ्रांत, यही 3 है, ये नहीं होगा, अभिभावक कथन का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ा ये 2-3 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। 27 फिर से बड़ा सा दिख रहा है, कौन सही नहीं है? दीक्षा के संदर्भ में आ रहा है। दीक्षा का फुल फॉर्म यही है, पहले देख लीजिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बिल्कुल सही है। टैगलाइन क्या है इसकी, दीक्षा की? नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर्स, सही है ये भी। शिक्षा मंत्रालय ने 5 सितंबर 2020 को दीक्षा की शुरुआत की थी। आपने क्या पहचानना, कौन सही नहीं है पहचानना। हाँ, भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सही है बिल्कुल, उस समय उनके द्वारा ये हुआ था। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा शुरू की गई पहल है, ये भी सही है। तो क्या गलत है आपको पकड़ना है, आप दीक्षा के संदर्भ में कौन गलत है। ठीक है, दीक्षा आपने पढ़ लिया होगा। यहां पर एक 5 सितंबर भी सही लग रहा है, 2020 यहां पर मिस्टेक है, तो इसको होना चाहिए था, ये यहां पर गलती हुई है, 5 सितंबर 2017। ठीक है, ऐसे 2017 इसका आंसर होगा, यहां पर 2020 ही गलत है, ये गलत लगा हमें, और सब ठीक थे दीक्षा के संदर्भ में। अब आपको उसका फुल फॉर्म सही, तो कब क्या हुआ सब आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। प्रज्ञाता के प्रश्न है, यहाँ पर बहुत बड़ी यूनिट से है और इसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो प्रज्ञाता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन पहचानना है। फिर से, प्रज्ञाता की शुरुआत 14 जुलाई 2019 को हुई थी। प्रज्ञाता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर जारी किया गया निर्देश है। ठीक है, वह डिजिटल शिक्षा पर चल रहा है आजकल। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया, बिल्कुल सही है। दिशा निर्देशों के तहत ऑनलाइन डिजिटल, इसके 8 चरण है, बिल्कुल सर ने 8 चरण भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब पहले ऑप्शन पर जा रहा है शक,
8 चरण ये है इसके: योजना, प्लान, समीक्षा, रिव्यू, व्यवस्था, अरेंज, मार्गदर्शन, गाइड, बातचीत, टॉक, सौंपना, असाइन, सराहना और एप्रिसिएट करना और ट्रैक। ये 8 बिल्कुल सही है, 8 चरण इसके हैं। तो पहला सही था, एनसीईआरटी सही था, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिजिटल शिक्षा पर सही था। इसका मतलब इसकी डेट में गड़बड़ है, ये 14 जुलाई, 14 जुलाई भी सही है, जबकि ये होगा गलत। तो इसका आंसर होगा 14 जुलाई 2020। ठीक है, 2019 नहीं बल्कि 20। प्रज्ञाता क्वेश्चन कवर किया हमने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार से क्वेश्चन यहां पर आया है, चलिए देख लेते हैं। अब तो गेस्ट का भी जो आंदोलन था शांत पड़ गया है और सभी लोग तैयारी में जुट गए होंगे। अब बस अंतिम वार की तैयारी है कि अंतिम वार न चूके। इतने सालों की मेहनत या इतना समय जो आपने दिया है, महत्वपूर्ण समय, अब उसे चूकने का समय नहीं है बस। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है, कूल रहना है, धैर्य रखना है। आपने पढ़ा है, चिंता मत कीजिए, और पढ़े हुए को बिल्कुल अभी बहुत ध्यान से अपने दिमाग में सोचना है, विचार करना है और लास्ट क्षण तक उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। उत्तराखंड सरकार की योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है? ठीक है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना शुरुआत 2021 की खेल नीति के तहत 29 अगस्त 2022 में हुई थी। अच्छा, सही लग रहा है, 29 अगस्त 2022 खेल दिवस। उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत मई 2023 में हुई है, सही है लाइन। और इसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को फोकस किया गया था, सही आंसर है, दोनों सही है। अटल आदर्श विद्यालय योजना 5 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सीबीएसई की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के समान सभी को गुणवत्ता उपलब्ध कराना है। 2020 कह रहा है, अटल आदर्श विश्वविद्यालय 2020, यहाँ पर ध्यान रखना। वैसे ये सही है लग रहा है, दोनों तीनों सही है अभी तक के स्टेटमेंट। और नंदा गौरा योजना की घोषणा 1 जुलाई 2017 को और वास्तविक शुरुआत 1 जनवरी 2018 को, बिल्कुल ये मैंने पढ़ा भी दिया था आपको। नंदा देवी कन्या धन योजना 2009 में और गौरा देवी कन्या धन योजना 2006-07 में शुरू की गई थी, दोनों सही है। अच्छा, अब तक तो सब सही लगे। मोनाल किशोरी शक्ति योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के पोषण हेतु उपाय करना था। ये है 6 स्टेटमेंट, फिर से 6 क्वेश्चन उत्तराखंड के एक साथ, पूरा उत्तराखंड की योजनाओं को कवर करने का कोशिश। अब बस इसमें आपको गलत बताना है, कौन सम्मिलित नहीं है बताना है। तो इसका गलत यहाँ पर पकड़ में आ रहा है। ये कह रहा है कि मोनाल किशोरी शक्ति योजना 2011 होना चाहिए था, यहाँ पर 11 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरी को। तो ये ध्यान रखिएगा, मोनाल किशोरी शक्ति योजना 2011 में शुरू हुई, न कि 2016 में। तो ये गलत स्टेटमेंट था और सब सही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, फिर से आपका यूनिट 5 आ गई। यूनिट 5 का ही बोलवाला है। यूनिट 5 से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 तो कहाँ बनेंगे, 10 क्वेश्चन मान के चलिए, या 10 नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो बनने हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब यूनिट पढ़ना करने में, जब मैं पढ़ा रहा था मुझे लग भी रहा था, इसलिए यूनिट 5 पर भी काफी काम किया हमने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के लिए क्या सही नहीं है पूछ रहा है। यह राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर गठित किया संस्था है, बिल्कुल है यूजीसी, है ना। 1953 में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश से 28 दिसंबर 1956 को यूजीसी का गठन किया गया। गठन में डेट थोड़ा गड़बड़ लग रही मुझे, ये यहाँ पर 1953 होना चाहिए था, अभी तक ये पूछा ना, गलत है। तो अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, अच्छा अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर, बिल्कुल सही है ये भी, 1953 से। और वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार, 19वें, यहाँ पर भी थोड़ा सा 19वें, वैसे सही है 19वें। इसके क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भोपाल, कोलकाता। तो गलती कहाँ गई, यूजीसी में क्या सही नहीं है, यहीं पर गलत में आया हमारे। इसकी यहाँ पर राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 28 दिसंबर 1953 होना चाहिए था, यूजीसी का गठन किया गया था। गठन ना, ये 1956 में तो उसको लीगल वैधानिक स्वीकृति मिल गई थी। और वैसा ही यहाँ पर अध्यक्ष है, ये पहले अध्यक्ष हैं। जब वैधानिक स्वीकृति मिली तो अध्यक्ष अलग थे, तो ये अध्यक्ष वैसे पहले यही माने जाएंगे। तो यहाँ पर 1953 यहाँ पर सही है इसका, ये गलत हो गया स्टेटमेंट पहला, दूसरा वाला, और सब ठीक है। ठीक है, बहुत सारा रिवीजन हुआ आपको यूजीसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी यूशेड क्या, मुदालियर, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सही नहीं है? फिर से वैसा ही टाइम, गठन 23 सितंबर 1952, अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति, बिल्कुल सही है। उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच, पुनर्गठन और सुधार करना, सही है। समीक्षा हेतु गठित समिति, ताराचंद कमेटी समिति, ये भी सही है। यहाँ पर समीक्षा हेतु गठित समिति यानी मुदालियर आयोग की समीक्षा के लिए ताराचंद की गठित क्या समिति का गठन 1950, तो ये गड़बड़ है, 1950 नहीं बल्कि 1948 होना चाहिए था, क्योंकि ताराचंद कमेटी तो 1948 की है, ये गलत है 1950।
आयोग द्वारा अपनाई गई अध्ययन प्रणालियां, प्रश्नावली और साक्षात्कार, और सब सही है। यहाँ पर गड़बड़ था चौथा पॉइंट, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में। यहाँ पर ताराचंद कमेटी का गठन 1948 होना चाहिए था। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन अब हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीटीई के बारे में, फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीटीई। एनसीटीई के संदर्भ में क्या सही नहीं है? हाँ, इसकी स्थापना 1973 में हुई, सही मान लिया। संवैधानिक निकाय हेतु 1966, ये भी सही है। संवैधानिक दर्जा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993। पुनर्गठन 1995 में हुआ। मुख्यालय दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं, जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, एक दक्षिण में है चेन्नई, ये नहीं है चेन्नई, ये गलत है। यहाँ पर बेंगलुरु होना चाहिए क्योंकि इसका क्षेत्रीय कार्यालय एक ही है दक्षिण में, वो बेंगलुरु है। 4 ही कार्यालयों में, ठीक है, तो यहाँ पर गड़बड़ हुई थी और सब सही थे, ये सही है, सही है। और 5वां जो है यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालयों में 4 जरूर है, जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, और यहाँ पर चेन्नई नहीं बल्कि बेंगलुरु था, कर्नाटक। बस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग महत्वपूर्ण है टॉपिक। कोठारी आयोग के सुझावों में कौन शामिल नहीं है पूछा है फिर से, मतलब अधिकतर सारे क्वेश्चंस को टॉपिक को कवर करने का एक तरीका है। कोठारी आयोग 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की बात कही थी, बिल्कुल। त्रिभाषा सूत्र की भी बात कही थी, ये अंग्रेजी अनिवार्य लिखा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। त्रिभाषा सूत्र तो जरूरी है, मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी अनिवार्य लिखा है, हो सकता है कुछ क्या लिखा है शामिल नहीं है। पत्राचार पाठ्यक्रम सही है, बिल्कुल। शिक्षकों हेतु रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की बात कही थी। सायंकालीन विश्वविद्यालयों की बात स्थापना का विचार रखा था इसने। तकनीकी विश्वविद्यालय की बात कही, विद्यालय की बात कही थी। कॉम्प्रहेंसिव स्कूलों की स्थापना की, लगभग सब सही है। ये दूसरा पॉइंट में अंग्रेजी अनिवार्य लिखा है, ये गलत लग रहा है, इसी को हम गलत मान रहे हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, बस त्रिभाषा सूत्र की बात की, हिंदी, मातृभाषा और अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी अनिवार्यता की बात नहीं थी, इस वजह से इसको हमने गलत माना है, और सब सही है क्योंकि सारे सही हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। संशोधित 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से गलत कथन था, आपको क्लियर करना, हटाना है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हेतु गठित राममूर्ति कमेटी का गठन मई 1990, सही होगा। राममूर्ति कमेटी की समीक्षा द्वारा रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दी गई थी, सही है। कुल सदस्य इसमें 17 थे। रिपोर्ट का शीर्षक था एक प्रबुद्ध तथा मानवपूर्ण समाज की ओर, बिल्कुल सही है। अभी तक 4 स्टेटमेंट। अभी 5वां देखते हैं, इसी संदर्भ में फिर जनार्दन रेड्डी कमेटी का गठन हुआ था 1995 में। 5 स्टेटमेंट आगे, कहीं गड़बड़ नहीं लग रही, लेकिन जनार्दन कमेटी में लग रही गड़बड़, इसका होना चाहिए 1995 नहीं होगा ये जनार्दन कमेटी, ये होगा 1992 या 93, एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा, 92, 93, तो 95 नहीं है, बिल्कुल ये गलत है स्टेटमेंट, जनार्दन कमेटी, ठीक है। या इसे 1992, 93 भी होता तो हम इसे मान लेते। ये क्वेश्चन इसका पार्ट गलत था और सब ठीक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगजन अधिकार अधिनियम। आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विकलांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है। विकलांगजन अधिकार दिवस 1995 के बाद 2016 में इसे फिर से नया लाया गया और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट बदल दिए गए। सत्य नहीं है पूछना, यानी गलत बताना है। विकलांगजन अधिकार अधिनियम 1995 भारतीय संसद द्वारा 1995 में पारित किया गया, बिल्कुल सही है पहला। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन अपनाया था, ये भी सही है। भारत द्वारा UNRPWD, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया भी था आपको, 1 अक्टूबर 2007 को हस्ताक्षर किया गया और कानूनी रूप से इसकी शर्त को मानने के लिए बाध्य हो गया भारत, सही है बिल्कुल। और राष्ट्रपति की स्वीकृति 27 दिसंबर 2016 को मिली और RPWD एक्ट 2016 की श्रेणियों की संख्या 21 है, बिल्कुल सही है। हाँ, राष्ट्रपति की स्वीकृति 2016 में मिली थी और अभी 21, 7 से बढ़ाकर 21 श्रेणियां कर दी गई इसमें, ये भी बिल्कुल सही है। अभी तक कोई गलती नहीं दिखी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा, मतलब दिव्यांग के लिए 3% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया, तो यहां पर गड़बड़ लग रही है। 3 से बढ़ाकर 4% किया गया, न कि 6, ठीक है। 6% तो न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन में था, न्यू शिक्षा, नई शिक्षा नीति में था 6%, जहां पर था ये नहीं था, तो यहां पर 4% होगा, ये गलत है। इसका 5वां स्टेटमेंट गलत था। क्वेश्चन नंबर 36, RTE 2009, एक बड़ा सा टॉपिक RTE। कौन कथन गलत है RTE के संदर्भ में? ऑफिशियल नाम RTE का क्या है? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, सही है इसका आंसर। लोगों क्या है? सब पढ़े सब बढ़े, ये भी सही है। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ है। प्रथम भारतीय राज्य राजस्थान 2008 में लागू हुआ था, सभी सही लग रहे हैं अभी 4 के 4। भारत RTE लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है, ये भी ध्यान रखिएगा भैया। RTE 2009, इसमें अध्याय 7 और धारा 31 और RTE अधिनियम का उल्लेख मूल अधिकार अनुच्छेद 21, ये भी सही है बिल्कुल। क्या गलत हुआ फिर?
जहां पर आप गलती नहीं पकड़ पा रहे हैं हम अभी इसकी, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऑफिशियल नाम सही है, सब पढ़े सब बड़े सही है, 1 अप्रैल बिल्कुल सही है, राजस्थान से भी लागू हुआ है, ये भी सही है। यहाँ पर गड़बड़ है आर्ट इसमें अध्याय 6, इसमें अध्याय 7 तो सही है, अध्याय 7 है, लेकिन धाराएं यानी उसकी खंड, उसकी धाराएं होनी चाहिए 38 धाराएं, धाराएं है ना। जब क्योंकि हम बहुत सारे पढ़ते पढ़ते थक गए थे, 38 थी उसमें, तो 31 नहीं 38, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका नीति ने तत्व ये भी सही है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ये भी सही था, और ये तो सब सही थे, वही वहां पर गड़बड़ हो रही थी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। राष्ट्रीय ज्ञान एनकेसी 2005 के संदर्भ में गलत कथन बताना है। पीएम की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है, बिल्कुल सही है। गठन 13 जून 2005 को हुआ था, ये भी सही है। अध्यक्ष सैम पित्रोदा, उपाध्यक्ष पीएम भार्गव, अन्य 7 सदस्य थे उसमें जब ये गठन हुआ था। कार्य आरंभ 2006 से शुरू कर दिया था इसने। आयोग की 4 किस्तों में प्रस्तुत की गई थी। आयोग की सिफारिशें 4 किस्तों में प्रस्तुत की गई थी 2005 के बाद, यानी 2006 होगा, 7 होगा, 8 होगा। यहां पर गड़बड़ हुई है, ये है 2009, बहुत ध्यान रखना है आपने। 2009 यानी 6, 7, 8 और 9 ये था इसका दो, ये हमने गलत माना है यहाँ। और रिपोर्ट क्या है, टू द नेशन नाम से प्रकाशित, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एनकेसी जो रिपोर्ट आई थी टू द नेशन नाम से प्रकाशित की गई थी, और सब सही थे, 5वां पॉइंट गलत था, वहां पर 2011 नहीं बल्कि 2009 था। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए बड़े बड़े क्वेश्चन यानी सब कुछ कवर करने का प्रयास। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए से संबंधित कौन सा कथन गलत है? नहीं, फिर से गलत कथन पकड़ना आपने। एसएसए का नारा क्या है, सब पढ़े सब बड़े, सही है। गठन 2002 ये गलत है, 2001 होना चाहिए, 2001 तो आपने बिल्कुल पकड़ लिया होगा शुरुआत में। उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को शुद्ध करना, सभी के लिए शिक्षा अभियान दूसरा नाम है इसका। और 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य और केंद्र का अनुपात यहाँ पर 55 और 45 है, और वर्तमान में राज्य, अच्छा पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट के लिए ये है, ठीक है ये भी। और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000 के शुरू की गई है, ये भी ठीक है। आधार सभी को शिक्षा का प्राप्त करना, सभी के लिए शिक्षा अभियान, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, ये भी सही है। तो इसमें हमने पकड़ लिया पहले ही शुरुआत में, दूसरा पॉइंट इसका गलत था, वहां पर 2002 नहीं 2001 आना था। अब आप 38 क्वेश्चन कवर कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा। अच्छा, निष्ठा के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये भी एक नया टॉपिक आया है, सही नहीं है बताना है आपने। पहले इसकी फुल फॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय रूपरेखा, ये सही है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा, ठीक है। शुरुआत 18 अगस्त 2019, विभाग स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, ये सही है। उद्देश्य पहले से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के सभी शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण की प्रदान करना, ये भी सही है। और लास्ट लग रहा है प्रारंभिक स्तर अर्थात 1 से 5 तक सीखने के परिणामों में सुधार, यहां पर गड़बड़ है, ये 1 से 8 होना था, 1 से 8 तक है वो सभी, ठीक है। तो इसका 6ठा पॉइंट, निष्ठा का 6ठा पॉइंट गलत है, और सब सही है। आराम से निष्ठा के बारे में पढ़ सकते हो, उसका फुल फॉर्म और उसकी शुरुआत, उसको किस डिपार्टमेंट और उसने मतलब किसके लिए है खासकर, और किस कक्षा तक के लिए। तो 1 से 8 क्वेश्चन नंबर 39 अब आपके पास है। चलिए, बड़ा सा टॉपिक चल रहा है अभी, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 40 क्वेश्चन मैंने कहा था, 40 क्वेश्चन में पूरा समेट दूंगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट फिर से एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है, फिर से बहुत ध्यान से देखना है। फिर से अंतिम क्वेश्चन भी है और पूरी डिटेल है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। संपूर्ण भारत में एनईपी 2020 लागू करने का लक्ष्य 2035 है, क्या सही नहीं है, यानी गलत बताना है आपने, फिर यहीं पर चेक कर लिया करो, गलत बताना है। संपूर्ण भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी 2020 को लागू करने का, यही गलत लग रहा है, ये 2030 होना चाहिए था, ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लागू करने का लक्ष्य 2030, ये सही है। जबकि उच्च शिक्षा में लागू करने का लक्ष्य 2035, ये भी सही है। हायर एजुकेशन 2035 और प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल 2030, और 2020 लागू करने का लक्ष्य संपूर्ण भारत में 2030 होना चाहिए था, ये गलत माना हमने अभी तक। और देखते कोई गलत है तो। वर्तमान शिक्षा नीति एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक हो गया, तीसरी है ये बिल्कुल, ठीक है। इससे पहले 1968 और 1986 में 2 शिक्षा नीतियां लागू की थी, ये तीसरी है बिल्कुल। 2016 में के कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन, और 31 मई 2019 को कमेटी का मसौदा सरकार के समक्ष पेश हुआ था, और अंततः 29 जुलाई 2020 को इसे स्वीकार कर लिया गया था, बिल्कुल सही है। 5वां पॉइंट भी इसका सही है। तो पहला ही पॉइंट इसका गलत लगा हमें, और ये थे इसके 5 महत्वपूर्ण पॉइंट, और पहला पॉइंट यहां पर आना था 2030, ठीक है, 35 नहीं।
तो ये थे फटाफट 40 क्वेश्चंस, और थोड़ा डिटेल और थोड़ा शॉर्ट भी था, और कोशिश कर रखी थी कि जो 4 यूनिट हैं उस 4 यूनिट के बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब एक क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन थे, तो 40 पंचे लगा लो आप, यानी 200 क्वेश्चन आपके पास थे। और जो अब तक नहीं रिवीजन कर पाया, एक बार इस पर सरसरी नजर, यानी 1 घंटा या पौना घंटा लगभग इसमें आपका समय लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरा रिवीजन आपके दिमाग में आ जाए। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पेपर बहुत सही होगा और आपके सतत प्रयास कामयाब होंगे, और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त कर देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।